आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है। लग रहा है 400 हार, 400 पार नहीं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। Subscribe for more. दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। जो पार्टी जिस तरह चाहती है उन्हें इस्तेमाल करती है। क्या मुसलमानों का वोट इनडायरेक्टली बीजेपी को जाता है? आखिर क्यों हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों के लिए एक जरूरत है? और आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे आखिर कैसे हिंदुस्तान के मुसलमान खुद को हिंदुस्तान में पॉलिटिकली सियासी तौर पर मजबूत कर सकते हैं। इंडियन मुस्लिम्स का पॉलिटिकल फ्यूचर यानी कि सियासी तौर पर भविष्य क्या होगा उन्हें खुद नहीं पता। ये सवाल उनके लिए खुद आउट ऑफ सिलेबस है। उनका बस एक ही टारगेट है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। किसी को भी वोट देने से पहले वो यही सोचते हैं कि कोई भी जीते, बस बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। हालांकि बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि मुस्लिम कम्युनिटी उन्हें वोट नहीं देने वाली, लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि मुस्लिम कम्युनिटी से कहां, किस तरह और कैसे वोट निकलवाना है। आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि समझ में आ जाए किस तरह मुसलमानों के वोट्स इनडायरेक्टली बीजेपी को जाते इस्तेमाल हो रहे गलत तरीके से। समाजवादी पार्टी, जिसमें यूपी के मुसलमानों को अपना फ्यूचर नजर आता है। यूपी के मुसलमान अखिलेश भैया पे अपनी जवानी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। हर गली मोहल्ले का मुस्लिम जवान अखिलेश भैया को घूम घूम कर पूरी लगन और मेहनत के साथ वोट करवाता है। नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट के बलबूते पे समाजवादी पार्टी 111 सीटों से जीत जाती है। 2022 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। एक तरफा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को जाती है, लेकिन अखिलेश यादव मुस्लिम्स के राइट पर भी कुछ नहीं बोलते। खुद अपनी पार्टी के लीडर आजम खान की गिरफ्तारी होने के बाद भी कुछ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में अगर किसी मुस्लिम लीडर को जड़ से कमजोर किया गया है तो वो कोई और नहीं बल्कि आजम खान थे। इसी तरह एक बार अखिलेश यादव से हिजाब पे सवाल किया जाता है, लेकिन हिजाब पे सवाल सुनने के बाद उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। मुसलमानों के वोट से बीजेपी को हराने का सपना देखने वाले अखिलेश ऐसा रिएक्शन देते कि उनका कान सुन पर गया। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अखिलेश भैया को वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन जब बात उनके राइट्स की आती है, उनके हक की आती है तो उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो राज्यसभा के लिए कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चुना जाता। मतलब वोट चाहिए मुसलमानों का, विधानसभा पहुंचे मुसलमानों के वोट से, लेकिन जब बात उनके हक की आती है तो मुसलमान नजरअंदाज हो जाते हैं। और एक और बात पता है आपको, समाजवादी पार्टी के वो नेता, वो एमएलए जो मुस्लिम वोट बैंक के जरिए जीतते हैं, वो बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। मुसलमान उन्हें वोट ये सोच कर देते कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन बाद में वो खुद ही बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। एक स्टेप और आगे चलते हैं और बात करते हैं कांग्रेस राहुल गांधी की। आज के टाइम पे कांग्रेस का सबसे बड़ा सहारा मुस्लिम वोट बैंक है। उनकी बची खुची इज्जत भी मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही है। आपको बता दें, हाल ही में 5 स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, जिनमें से एक स्टेट यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होती है। यहाँ पर मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हैं और टारगेट वही कि इस बार भी बीजेपी को सत्ता से हटाना है। यहाँ पर कांग्रेस 64 सीटों से जीत जाती है। रेवनाथ रेड्डी को सीएम बनाया जाता है। अब ये वीडियो देखिए, जिसमें विधानसभा में सीएम रेड्डी टी राजा से कितने प्यार और मोहब्बत से हाथ मिलाता है। वही टी राजा जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है और मुसलमानों के नबियों के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम जिसके खिलाफ सीएम रेड्डी को वोट करते हैं, रेड्डी उन्हीं से पोलाइटली हाथ मिलाते हैं और प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। बिहार के नीतीश कुमार, जो काफिया पहने और टोपी पहने मुसलमानों के साथ एंगेज रहते हैं, वहां के मुसलमान उन्हें अपना लीडर समझने की भूल कर जाते हैं। बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार को भर भर कर वोट करते हैं, बदले में नीतीश कुमार उनके लिए आवाज तक नहीं उठाते, उनके लिए कुछ भी नहीं करते और लास्ट में नतीजा ये निकलता है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सीरियस होकर सोचे, क्या मुसलमान बीजेपी के खिलाफ जिस पार्टी को वोट करते हैं, क्या उससे मुसलमानों को कभी फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। भले ही मुसलमान बीजेपी को डायरेक्टली वोट ना करते हो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली उनका वोट बीजेपी को ही चला जाता है। और ये जो उनका सपना है या फिर उनकी चाहत है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, ये उल्टा पड़ जाता है, यानी कि बीजेपी सत्ता में और आ जाती है और पावरफुल हो जाती है और इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट मुसलमानों पर ही जाता है। ऐसा कोई लीडर नहीं जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाए, और जो मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाता है उसमें उन्हें अपना लीडर नहीं नजर आता।
बल्कि वो उन्हें बी टीम कहकर पुकारते हैं। यानी कि मुसलमानों के पास कोई रोड मैप नहीं है कि इलेक्शन में वो कैसे पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आगे। फिलहाल जो टोपी पहनकर मुसलमानों का वोट लेता है वो जीतने के बाद मुसलमानों को ही उल्टा टोपी पहना देता है। आरिफ नसीम खान, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं। महाराष्ट्र स्टेट में लगभग मुसलमानों की आबादी 11.56% है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्टेट में इतनी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी कितने मुस्लिम एमपी हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, इम्तियाज जलील। महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट के इम्तियाज जलील इकलौते मुस्लिम एमपी हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन में मुसलमानों के लिए सही रोड मैप क्या हो सकता है। एक बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का मुसलमान हर स्टेट में किसी सिंगल मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के सहारे पावर में नहीं आ सकता, सत्ता में नहीं आ सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान एथनिकली, रेशियली और रीजनली अलग अलग है और यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ बंगाली होता, सिर्फ मराठी होता, सिर्फ कश्मीरी होता या सिर्फ गुजराती होता, तब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उनके लिए फायदा ही था। किसी एक जगह पर इकट्ठे होते तो वो डेफिनेटली पावरफुल होते पॉलिटिकली। और एक सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कई इलाकों पर अपने नुमाइंदों को अपने बलबूते पर नहीं जिता सकता, क्योंकि ऐसे इलाकों पर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 15 से 20% है। यानी कि कहीं पर मुसलमानों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती और ना ही कोई सिंगल लीडर। और अगर ऐसा होता है तो उनको फायदा से ज्यादा नुकसान होगा। तो जरूरी है कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी यूनिटी को प्रमोट करे और उनका एक कॉमन गोल होना चाहिए कि उनके आबादी के हिसाब से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी तौर पर जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि उन्होंने कम्युनिटी गोल को छोड़कर कम्युनिटीज गोल पर ध्यान दिया। यानी कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर सोसाइटी है और बाकी कम्युनिटीज के पीछे चलकर हम भी अपना गोल अचीव करेंगे। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज थी उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, अपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाए और कई तरीके से खुद को डेवलप किया। और यही वजह है कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया की पुअरेस्ट रिलीजियस ग्रुप है। और कुछ बेवकूफ लोगों को लगता है कि इंडियन मुस्लिम्स को अपना लीडर चाहिए नहीं, वो हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को अपना लीडर मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो डिवीजन की मुखालिफत इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हिंदुस्तान को बांटना नहीं चाहते थे। और अगर बंटवारे से किसी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है। और यही वजह थी कि वो बंटवारे के खिलाफ थे, ना कि इसलिए कि उन्हें लीडरशिप नहीं चाहिए। और कौन सी ऐसी कम्युनिटी होगी जिसे लीडरशिप नहीं चाहिए, बल्कि हर कम्युनिटी खुद को पावरफुल बनाने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप चाहेगी। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जिसकी वजह से मुसलमानों का वोट काफी हद तक बढ़ जाता है। और ये कंफ्यूजन बंगाल और केरल के मुसलमानों के अलावा हर जगह है और इस बात को बीजेपी काफी अच्छी तरीके से जानती है। मुसलमान अलग अलग पार्टीज को वोट डालेगा और अगले 5 साल तक उनका मुंह देखेगा कि सर आप हमारे लिए कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मुसलमानों का परसिक्यूशन किया जा रहा है, उनकी मस्जिदें शहीद की जा रही, यहाँ तक कि उनके शरिया लॉ में भी बीच में इंटरफियर किया जा रहा, और आप बोलते कि सर हमारे लिए कुछ बोलते क्यों नहीं। अरे वो क्यों बोलेगा तुम्हारे लिए, आपने खुद उसके हाथों में सारी ताकत दे दी है, वो ऐसे थोड़ी ना आया है। उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। मुरादाबाद सीट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले भैया ने एसटी हसन का टिकट काटकर किसी दूसरी कम्युनिटी की लेडी को वहां पर खड़ा कर दिया। अब आप यहाँ पर सोचो, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम शहर में एक लोकसभा एमपी मुस्लिम नहीं हो सकता। आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों है? क्योंकि ये लोग भी नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप पावर में आए, ये लोग चाहते कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बन के रहे। अब आप यहाँ पर 2 चीजें समझिए, ये लोग कम मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं ताकि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन खराब हो, जिससे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, इनकी ये सोच है कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए, सीट पर बैठने के लिए नहीं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन यही सच्चाई है कि मुसलमानों को ग्रैंड मुस्लिम अलायंस बनाना होगा जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में पॉलिटिकली मजबूत कर सकता है। मुसलमानों को कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी होगी जो उनको हर स्टेट में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सके पॉलिटिकली तौर पर। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को पॉलिटिकली मजबूत होना है तो यही उनके लिए सबसे बड़ा जरिया है। खासकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का पावर हाउस है। हिंदुस्तान में एक सिंगल मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते और उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और यही वजह कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सब जगह पहुंच पाना, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच पाना मुश्किल होगा। दूसरा ये कि अगर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसके लीडर्स को फंसाया जा सकता है और इसके बाद पार्टी भी बैन हो सकती है, और पार्टी बैन हो गई तो फिर मसला ही खत्म। कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को पूरे देश में ग्रैंड मुस्लिम अलायंस बनाना होगा जो नेशनल पार्टी के साथ मिलकर काम करे। इस तरह मुसलमानों का पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और सियासत में उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर मिलेगा। मुसलमानों में गलत फहमी है कि बीजेपी की हार या जीत हमारे किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने या ना करने से है।
है, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका अलग से अपना एक टारगेटेड वोट बैंक है। हाँ, ये अलग बात है कि मुसलमान डेवलपमेंट और कड़ी मेहनत के साथ उनके वोट बैंक की धज्जियां उड़ा सकता है, यानी कि डायरेक्टली आप इस खेल का हिस्सा नहीं हो। जैसे सेक्युलर पार्टी से आपको डराकर वोट ले लेती कि अगर हम नहीं आएंगे तो ये आ जाएंगे पावर में। सोचो कितना आसान है, ना कोई वादा करना, ना किसी डेवलपमेंट की बात करनी और ना ही कुछ, बस ये कहना कि अगर हम नहीं आए सत्ता में तो वो आ जाएंगे। ये खेल का वो पहले जिसमें हेड्स आए या फिर टेल्स आए, हार आपकी है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम किसी सेक्युलर पार्टी को वोट देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे और वो जीत जाएगी, तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, क्योंकि ये अपने ब्लाइंड वोटर्स को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि अगर देखो मुसलमान इस पार्टी के साथ है तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी कौन सी पार्टी है। तो क्या अब इन्हें हराया नहीं जा सकता? क्यों नहीं हराया जा सकता? इन्हें बिल्कुल हराया जा सकता है और इसके कुछ तरीके हैं, लेकिन इससे पहले आपको बीजेपी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बीजेपी की ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है मुसलमान, मुसलमानों की हिस्ट्री, मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और मुसलमानों के नाम से डराना। देखो, अगर हमारी पार्टी रूल नहीं करेगी तो आने वाले सालों में मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे और मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। यानी कि अगर बीजेपी राज नहीं करेगी तो देश में इनडायरेक्टली शरिया लॉ आ जाएगा। यानी कि कांग्रेस, बीएसपी और बाकी सारी सेक्युलर पार्टीज, ये सारी मुसलमानों की पार्टियां हैं, इनका राज यानी कि मुसलमानों का राज। और बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है इनका नाकाबिल होना, और ये बात इनका वोट बैंक भी अच्छी तरीके से जानता है। और यही वजह है कि बीजेपी छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले G20 समिट इंडिया ने होस्ट किया था, जो कि हर कंट्री जो भी मेंबर्स है G20 के, वो होस्ट करते हैं हर साल। लेकिन इनके ब्लाइंड सपोर्टर्स का क्या मानना था कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट किया वो मोदी की वजह से हुआ। और इनका टारगेट कौन है? मुसलमान, और इन्हें हरा भी वही सकते हैं। आपको इन्हें छोटी छोटी जगहों पर हराना होगा, फिर इसके बाद इसी को बड़े लेवल पर लेकर जाना होगा। ये आपके रिलीजन को भी टारगेट करते हैं, इसलिए आपको रिलीजियस आइडेंटिटी काफी ज्यादा मजबूत करनी होगी। जैसे कि सिख कम्युनिटी, इंडिया में रिलीजियस आइडेंटिटी किस तरह मजबूत करे, यह हमें सिख कम्युनिटी से सीखना चाहिए। आपको अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को खुद को पैसे से चलाना है, ना कि दूसरों के पैसों से, क्योंकि इनके जैसे बनोगे तो तुम्हारी हालत और ज्यादा बद से बदतर होती चली जाएगी। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी! अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। मैंने एक व्हाट्सएप देखा, सच्चा झूठा तो भगवान जाने। व्हाट्सएप पर तो बहुत सी चीजें ऐसी भी आती है। और आखिर में बात वहीं पर आ जाती है कि आपको अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना ही होगा, स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, इसके बिना कुछ भी नहीं। फिर इनका ब्लाइंड सपोर्टर एक बार सोचेगा कि वो पहले वाले अच्छे थे जो मुसलमानों को चुपके से कमजोर करते थे, लेकिन भाजपा की वजह से तो ये लोग यूनाइट हो रहे हैं और पूरा रेवोल्यूशन आ रहा है। इससे बीजेपी की जरूरत खत्म होगी, और जरूरत खत्म तो बीजेपी भी मार्केट से खत्म। अब एक बार आप बीजेपी के वोटर्स को भी समझो। बीजेपी को 43% लोग वोट डालते तो बीजेपी को 303 सीट मिलती है। अब इसमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो बीजेपी को किसी न किसी मकसद की वजह से वोट डालते हैं, यानी कि बिजनेस क्लास लोग। फिर ऐसे लोग हैं जो इनके वादों पर वोट डालते हैं कि डेवलपमेंट कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर इसके बाद गरीब क्लास के लोग हैं जो इनको राशन देने पे वोट करते हैं। फिर इसके बाद ऐसे वोटर्स हैं जो पुरानी पार्टी से थक चुके होते हैं। जाहिर सी बात है कि भाजपा में और उनमें कोई ज्यादा अंतर है नहीं, तो ये वो सारे लोग हैं जिनके पास रीजन है बीजेपी को वोट डालने का। इनको बीजेपी के प्रोपेगेंडा से कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद आते हैं इनके 20% वोट बैंक। इनको डेवलपमेंट, तरक्की, किसी भी चीज से मतलब नहीं है, यहाँ तक कि इनको भाजपा से भी मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो बस मुसलमानों की बर्बादी से। भाजपा के लीडर्स मुसलमानों के अगेंस्ट बोल दे, बयानबाजी कर दे, बस यही काफी होता है इनके वोट डालने के लिए। इनको लगता है बीजेपी भारत में राम राज्य बनाएगी, और इसका सेंटर किसे बताया जाता है? उत्तर प्रदेश को। लेकिन अगर देखा जाए तो चोरी, डकैती, अपराध में सबसे बड़ा क्रिमिनल स्टेट है उत्तर प्रदेश। और जिस दिन इनके ब्लाइंड वोटर्स को यही चीज समझ में आ गई, इनका खेल खत्म। यानी कि बात साफ है कि इनकी हार या जीत आप पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये सत्ता में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे ये आप पर डिपेंड करती है। केरल के मुसलमानों से आपको पॉलिटिकल यूनिटी सीखनी चाहिए। उनकी आबादी लगभग 26% है, लेकिन असेंबली में उनका शेयर कितना है? लगभग 24%। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सियासत में उनका शेयर काफी ज्यादा बड़ा है। गुजरात के मुसलमानों से आपको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सीखनी चाहिए, वो वहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी से ज्यादा एजुकेटेड है। इसके बाद आपको बंगाल के मुसलमानों से ये सीखना चाहिए कि हमारा वोट किस तरह ना बटे। एक बार मिलकर साथ में डिसीजन ले लिया कि किसे वोट डालना है, इसके बाद उनका वोट कोई नहीं बांट सकता। और इन सारी चीजों को समझने के बाद आपको उत्तर प्रदेश को समझना होगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, लेकिन फिर भी उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा खराब है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।